कि मेरे 1961 से लेकर उन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया है 2013 तक कि ये हमारी इकोनॉमी कब ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। मीन के जो इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने उस दिन आपसे इसका इंट्रो भी बताया था, ये वही उन्होंने उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जो सबसे ज्यादा डाउन हमारा गया है वो 1973 के ईरा में सबसे डाउन हमारी इकोनॉमी थी, 1970 से लेके 1977 तक। और उसको ये ग्राफ में देखें, जीडीपी होती है कि हमारे पास जो हमारे मुल्क की हम इनके आमदन होती है ना, उसको हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस ग्राफ के ऊपर देखें तो पाकिस्तान की जो हमारे पास जीडीपी है वो इंडिया से और बांग्लादेश से दोनों से कम है। हम इन दोनों के साथ इसलिए चेक कर रहे हैं कि इंडिया से हमारा पाकिस्तान अलग हुआ और पाकिस्तान से बांग्लादेश, जो कि आपको पता होगा। अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट अभी अगर हम इसको साउथ कोरिया के साथ मिलियर करते हैं तो उसकी जीडीपी 25,000 पे है, बट हमारी कितनी थी? ओनली ये 600 पे ऑलमोस्ट घूम रही है। तो 15 है, ऐसे थोड़ी सी ऊपर है, 15 से थोड़ी ऊपर है ना, तो 16 के अराउंड वोट होगा। तो देखें अगर हम इसको हमारी 1600 है, अगर हम इसको प्रेजेंटेशन बंद हो गई है जी, प्रेजेंटेशन बंद हो गई है, आवाज नहीं आ रही है सर। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, वो जो स्क्रीन सॉरी आपने शेयर की है। हेलो हेलो सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वो हो रहे हैं तो इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही आपकी। इसको देखें ना जी, यहाँ पे थे हम इसको साउथ कोरिया के साथ कंपेयर करें तो उनके मुकाबले में हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा कम है। उनका 25,000 से भी बात है और हमारी ओनली 1600 जैसे कि हमने देखी है। तो ऐसा क्यों हुआ उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे वो पेश आए वाकयात, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी इतनी लो होगी। ये हमारी आउटलाइन है, ठीक है, कोर्स की। के 1947 से लेकर हमने इसको डिवाइड किया है डिफरेंट 7 इराज के अंदर। सबसे पहले था हमारी लेइंग द फाउंडेशन, जो कि मैंने आपसे बताया था कि वो वहां से महाजरीन हिजरत करके आए, तो वो हमारा बहुत एक डिफिकल्टी फेज पीरियड था 1947 से लेकर 1958 तक, 10 साल का पीरियड। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारी दूसरी दहाई आ गई 1958 से 68 तक, जिसको हम डेवलपमेंट पीरियड कहते हैं, जिसमें हमने ग्रो किया काफी सारा जी। और इसके अंदर वो मिलिट्री के मतलब सदर अयूब खान ने मार्शल वगैरह लगाया था, इसकी वजह से ना हमने काफी सारा ग्रो किया। यहाँ पे 90 जब उनका 71 में मार्शल खत्म हुआ तो हमारा बैड लक जो था वो स्टार्ट हो गया। इसमें हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा नीचे चली गई दोबारा वापस। जब इकोनॉमी नीचे गई तो जो हमारे पास दूसरे थे वो तब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने फिर से मार्शल लगा दिया 1977 में 1988 तक, जिनसे हमारी इकोनॉमी दोबारा, इनके हमने इसको डिफरेंट इराज के अंदर डिवाइड किया है 10-10 साल के, क्योंकि हम इसको स्टडी कर रहे हैं 2014 तक। जो ये बुक है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सिर्फ 2014 तक बता रहे हैं, इनके आज से 9 साल पहले तक। ठीक है इनके अकॉर्डिंग हमने इनको 70 साल बनते हैं, तो इनको हमने 10-10 सालों में डिवाइड किया हुआ है, तो उसी को हम पढ़ेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद जो ये करंटली 9 ईयर्स हैं जो इसके अंदर ऐड नहीं है, मैं उनका भी ओवरव्यू आपको दे दूंगा। ठीक हो गया? ओके सर। सर आपने वीडियोस देख ली थी? जी जी।
सर उसमें भी यही बताया हुआ जो आप मुझे बता रहे हैं। भी ये बताया हुआ है, आप देख लिए उनको। जी जी सही है। ये स्क्रीन हमारी हो गई है एंड हम इसकी देखते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के हमारी जो इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर किस चीज पे बेस कर रहा है। जी उसकी जो दो मेन चीजें हैं, नंबर 1 वो ही हमारे पास सब्सटेंसिंग में आ गया फार्मिंग, कि हमारी जो खेती बाड़ी है, हमारी जो स्ट्रक्चर है, जो इश्यू इकोनॉमी है वो बेसिक सर स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? मीन के हमारी जो इकोनॉमी है, मीन के जैसे कि हमारे माली हालात है, हमारी सोर्स ऑफ आमदन है क्या, हम किस चीज से पैसे कमा रहे हैं। अच्छा सर वो स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन आगे। जी इसको अगर आपने डिटेल से देखना है तो ये बुक है हमारे पास, ये देखें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आप डिटेल पढ़ सकते हो इसकी। यहाँ से 1.1 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये सारा नीचे तक नजर आ रहा है आपको। जी सर जी ये देखें, इसमें ये डिफरेंट उन्होंने बताया हुआ है स्ट्रक्चर। ये वो चीजें जो वो वहां पे बता रहे हैं कि पहली सबसे नंबर 1 चीज है हमारे पास एग्रीकल्चर। ये डिफरेंट बताया हुआ है, ये हमारी स्ट्रक्चर बताई हुई है उन्होंने, ठीक है। ये यहाँ से आप इसको डिटेल में पढ़ लें और ये आपने ग्राफ ना लाजमी याद करना है। ये ग्राफ दिया हुआ ना, ये देखें ये वाला, ये बुक के पेज नंबर स्टार्ट में ही है, मीन के 1.1 में ही है। तो हाँ तो सर ये इसको कैसे याद करना, मुझे क्या पॉपुलेशन लिखा हुआ है तो इसमें तो आगे मीन कि इसको आप अगर याद कर लेंगे ना, तो अगर कोई बाकी सिंपल स्टूडेंट यहाँ से सिर्फ जो हम यहाँ पे स्लाइड में पढ़ रहे हैं सिर्फ ये ऐसे लिख के आ जाता है, ठीक है, तो आप उसके अंदर ये थोड़ा सा उसको मेंशन कर दोगे ऐसे कि उनको लगेगा कि आपको ये ग्राफ वगैरह का थोड़ा आइडिया है। मीन कि ये देखें 1949 से 50 तक हमारे पास हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो 53.2% हमें दे रही थी हमारी इकोनॉमी का, लेकिन जो हमारे सियासतदान थे उनकी वजह से 2002 में वो 23.6 तक वो डिक्रीज हो गया, इतना बच गया बाकी, ठीक है। और अगर जब वो 2012-13 तक वो सिर्फ 21.4% रह गया। ओके सर जी ये हमारा एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग और ये बाकी सारी चीजें हैं ना, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो किस किस चीज पर कितनी कितनी डिपेंड कर रही है, किस सन के अंदर, मतलब किस वो अरसे के अंदर, वो यहाँ पे इस टेबल में बताया हुआ है, ठीक है जी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, उसमें हमने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में पहली कौन सी चीज पढ़ी थी, फार्मिंग। जी तो ये देखिए किसान उन्होंने कितना अच्छा सा बनाया है, काला काला सा बेचारा। और दूसरी हमने वहां पे क्या पढ़ी थी, डिवर्सिफाइड इकोनॉमी। इनके पहले हमारे पास ग्रो नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर हमने देखा कि एडवांस होने के लिए हमें इंटरनेशनल वो करने के लिए इंटरनेट की और इस सब चीजों की जरूरत है, तो हमने ये वाला फिर सिस्टम अडॉप्ट किया। डिवर्सिफाइड इकोनॉमी क्या होती है? टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट? नहीं टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट और वो चीज आ जाती है। स्ट्रक्चर में हम ये पढ़ेंगे ना कि हमारे जो मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज हमारी है कि वो उसमें पैसे आ कहाँ पे रहे हैं और जा कहाँ पे रहे हैं, खर्च कहाँ पे हो रहे हैं। जी हमारे पास आ कहाँ पे रहे थे, फार्मिंग से। जी खर्च कहाँ पे हो रहे थे, इकोनॉमी में, डिवर्सिफाइड इकोनॉमी। डिवर्सिफाइड इकोनॉमी में क्या था कि हमने खेती बाड़ी से पैसे कमाए जी और इसको इंस्टॉल करने में हमने वो वेस्ट कर दिए, क्योंकि हमारा कंट्री इतना एडवांस नहीं था कि ये हम खुद बना सकते। तो हमने अमेरिका से या फिर दूसरे ममालिक से, रूस रशिया से ये हमने लिया, हमारी जो इकोनॉमी थी हमने वो सर्व कर ली। क्योंकि हम वो अमेरिका डॉलर में डील करता है, हमने डॉलर में लिया, तो डॉलर क्योंकि इतना महंगा था तो हमें फेस करनी पड़ी डिफिकल्टीज।
नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर का आ गया, ठीक है। तो इसका एजेंडा क्या है हमारे पास स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का? टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 7 डिकेड्स। मीन के मैंने जैसे आपको पहले बताया ये ऊपर, जैसे हमने वो 7 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ था जी। ये हमारा एजेंडा है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहते हैं कि इसमें एजेंडा क्या है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में हमने हमारी इकोनॉमी को 10-10 साल के 7 लेयर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या देंगे, ब्रीफ ओवरव्यू देंगे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, ऑन डेवलपमेंट नरेटिव, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया कि इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, के जो हमारी इकोनॉमी थी, जो हमारे वो खराजात थे, उन जो हम कमा रहे थे इतने सारे पैसे, उसमें इश्यूज क्या आ गए हैं कि वो डिक्रीज क्यों हो गए हैं। तो जब स्टार्ट में हमारी वो कंट्री स्टार्ट हुआ तो हमारे जो एग्रीकल्चर वो उस पर हमारा मुल्क 53% बेस कर रहा था जी, जिसमें हमारे मुल्क के 65% लोग काम करते थे। अगर हमारे मुल्क में 100 लोग हैं तो उसमें से 65 लोग खेती बाड़ी करते थे, जो कि मुल्क का 53% पैसे का जरिया था। एग्रीकल्चर 53% और लेबर फोर्स जो इतने लोग काम कर रहे थे। जी, मतलब कि अगर एग्रीकल्चर करने के लिए हमें लेबर चाहिए, तो अगर हमारे पास 100 लोग थे सपोज दैट, तो उसमें से 65% जो लोग हैं वो लेबर फोर्स है ना, वो हमारी लेबर फोर्स सिर्फ इसमें यूज हो रही थी एग्रीकल्चर के अंदर। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो हम फैक्ट्री में चीजें बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास खिलौने हो गए, कपड़े हो गए, ऐसी चीजें। और सर ये क्या कर रहा है, उस पे कितना डिपेंड कर रही थी? 7.8%। ये वाला ऊपर ये जब ये वो लिखा हुआ ना कि जब हमारा मुल्क बना, एट इंडिपेंडेंस आजाद हुआ 1947 में, जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशंस किस चीज की कितनी थी, मीन के हमारी जीडीपी का 100% था अगर, तो उसमें 53% हमारी एग्रीकल्चर पे कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग 7.8% पे कर रही थी, और जो हमारी तिजारत वो 11.9% पे कर रही थी, ठीक है। जो बाकी कुछ बच गया थोड़ा सा, वो हमारी अदर चीजें जैसे कि घरेलू सनतें या फिर छोटी चीजें वो पे कर रही थी। सही है। जब हमारा मुल्क स्टार्ट हुआ 1947 में, तब ये सारी चीजें इस मकदार में थी, ठीक है। बाद में हमारा मुल्क बड़ा हुआ, मतलब कि उसकी एज इंक्रीज हुई, तो फिर उसमें जो चीजें आई तो वो हम देखेंगे। तो तब वो स्टार्ट हुआ था, तब थी 53% थी, ठीक है जी। और ये फिर लास्ट पे आ गया, मीन के 70 साल बाद टुडे के मुताबिक उसका है 2013-14 बिलोंग कर रहा है उसका, टुडे उसका 2013 या 14 है, ओके जी। उसमें एग्रीकल्चर कितनी आ गई थी? 19.5%। लेबर फोर्स कम होगी वो भी, क्योंकि लोग जो कहते हैं आजकल के, जी हम पढ़े लिखे हो गए हैं, जो हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते, ये वो, ठीक है। इंडस्ट्रियल, जो हमारा इंडस्ट्रियल था वो 20.8 हो गया। ट्रेड हमारी खत्म हो गई। सेक्टर ये 59.59% तक हो गया, सर्विसेज सेक्टर, ठीक हो गया जी सर। सर्विसेज सेक्टर कौन सा था? जो हमारे डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि स्टूडेंट है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। ओके सर। उसमें अगर हम इसको देखते हैं ग्राफिकल व्यू में, ये हमारा 1949 में ये इस तरह हमारे वो डिपेंड कर रहा था कि मीन इतना सारा एरिया उसने लिया हुआ था ज़राअत में, बाकी अदर्स 27 थे, ये ट्रेड वाला आ गया। लेकिन अगर हम इसको देखें तो एग्रीकल्चर जरा खत्म हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी थोड़ा सा ही है, तो ये सर्विसेज सेक्टर ने इतना सारा एरिया कवर किया हुआ है।
हालांकि और सर नीचे क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग, ओह सॉरी, हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग 8% सही है, 8% थी ना ये वाली जो मैंने आपको यहाँ जी पढ़ाई जी थी है। सही है। तो ये सारी चीजें थी। हालांकि ये हमें जैसे कि हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, उसमें लेबर इंक्रीज होने चाहिए थे, हमारी एग्रीकल्चर इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या हुआ, डिक्रीज होकर सिर्फ 50% तक चली गई। जी सर इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन एट अ ग्लैंस? क्योंकि इसमें जो हमारे पास स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं तो उसको हम एक नजर में, अगर एक नजर में देखना चाहें तो ग्लैंस का मतलब होता है सिंगल नजर। The huge transformation in economic, social and hence political power from the agriculturist towards an urban and rural middle class. कहता कि हमें ज्यादातर इफेक्ट इसलिए हुआ कि जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो हमारे फार्मर थे, उन्होंने क्या किया कि वो शहरों की तरफ जाने शुरू हो गए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, आप भी अभी सिटी में रहते हैं, जहाँ फिर आई थिंक तो वो पहले आप गाँव में रहते होंगे, आपके अबाव इजाद जी खेती बाड़ी करते होंगे, लेकिन आप सिटी में आ गए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुई जिसकी वजह से हमें नुकसान होता चला गया। मेन के देखो ना, वो जो लोग सिटी में रहते हैं वो कहते हैं कि हम अच्छे हैं, गांव वाले पेंडू लोग हैं। गांव वालों को आता है कि हम क्यों पेंडू हैं, हम भी सिटी में जाते हैं, हम भी शहरी बने। ये चीज उन्होंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। One of the key indicator highlighting the extraordinary structural transformation of Pakistan over the time period. जो हमारे पास एग्रीकल्चर था हमने किया है, ये यहाँ पे एक वन ऑफ द ह्यूज है, ठीक है। अब इसको हम अगर बुक में से देखें तो ये सारा पोर्शन हमने कवर किया है। वहां पे उन्होंने सिर्फ हमें 53% बता दिया और लास्ट में जाके बता दिया कि लास्ट में कितना रहेगा। ये सारा उन्होंने डिटेल वहां पे हमें नहीं बताई। अगर आपको इजी लगे याद करने में, आपका आईक्यू लेवल ज्यादा हो, तो आप इसको एक दफा थोड़ा बहुत रीड कर लीजिए ताकि थोड़ा बहुत आपके माइंड में रह जाए। जितना आप अच्छे सीखोगे उतना फिर अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। ये देखें, ये कैसे कैसे उसकी कंट्रीब्यूशन थी, काम होती गई। अगर आपके पास टाइम हो ना तो आपने ये चीजें रीड करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो हमने उसको जो लास्ट स्लाइड हमने पढ़ी है उसमें आपने क्या देखा, क्या आपको समझ में आया? जी नहीं, मेरा यही क्वेश्चन है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, एक पूरी स्लाइड बताई है, आप मुझे उसकी समराइज कर दें, उसको बता दें। सर मुझे ये समझ आइए कि जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारी आमदनी कहाँ से आ रही है और हम उसको कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। तो आमदनी आ रही है वो फार्मिंग से आ रही है, वो बोलना नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा। और सर ये इसको हमने 7 डिकेड्स में तकसीम कर दिया। हमने 7 डिकेड्स में तकसीम किया था, हम उसको नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी। 17 years of development और 7 decades of पाकिस्तानी इकोनॉमी, इनके 70 साल उसकी डेवलपमेंट के, उसको हमने 7 दहाइयों में तकसीम किया हुआ है, ठीक है जी।
तो नेक्स्ट देखते हैं। हमने 1947 से लेकर 1958 तक पीछे वाली स्लाइड में रिकवर किया था। तो 1958 में क्या हुआ कि जनरल अयूब खान ने हमारे मुल्क में मार्शल लगा दिया। मीन के मार्शल ये होता है कि सारे मुल्क में बस फौज की हुकूमत होती है और जमहूरी हुकूमत नहीं होती। जो रेट से वो फौज की हर चीज हैंडल कर रही होती है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान मार्शल लगा 1958 के अंदर। तो देखते हैं उन्होंने फिर क्या किया मार्शल लगा के, क्या इसके में बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ। तो ये मार्शल था 1958 से 68 तक, 10 साल का। ये 10 साल का नहीं था, ये बेसिकली था 71 तक। ठीक है, तो 10 साल के तरक्की की तरफ, अब हम तरक्की की तरफ गए हैं इसके अंदर। ये हमारी दूसरी दहाई है तरक्की की तरफ। पहले मैंने देखा ना कि हमारी ज़राअत क्या कर रही थी, वो हमें बेसिकली मतलब विरासत में मिली थी ये सारी चीजें। इंडिया से जब हम अलग हुए, अब हम थोड़ा ग्रो कर गए। हमारी एज 10 साल हो गई है। अब हमने आगे देखने के नेक्स्ट हमने क्या किया। नेक्स्ट हम गए तरक्की की तरफ। 1958 से 1968 की दहाई है, उसको द डिकेड ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि डिकेड ऑफ डेवलपमेंट क्या है, तो आपने बताना है कि 1958 से 1968 तक की जो डिकेड है, जो दहाई है, उसको हम डिकेड ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंसीडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, पॉलिसी मेकिंग हुई, फोकस हुआ उसके ऊपर, कैपिटलिस्ट मॉडल तैयार किए गए इकोनॉमी के, मैन्युफैक्चरिंग की रेट में इजाफा हुआ। ये इसकी खुसूसियात थी कि ये इसमें तरक्की कैसे हुई। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके अंदर 5% इंक्रीज होगा। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई, जो हम मुल्क से बाहर चीजें बेचते थे वो इंक्रीज हुई। इनफ्लो ऑफ अमेरिकन एड, जो अमेरिकन हमारे अंदर वो कर रहे थे मुदाखलत, उसको हमने उसका इनफ्लो किया। जो हमारे पास दरिया सिंध था, उसका वो जो पानी का मसला था एक बना हुआ बहुत बड़ा मेजर सा, वो उन्होंने सॉल्व किया। क्योंकि हमारे जो सारे दरिया हैं वो इंडिया से निकल के आते हैं, तो इंडिया वालों ने हमारा पानी रोक दिया था। उसको मीन के हमारा मुल्क बना तो अमेरिका हमारे अंदर वो कर रहा था मुदाखलत काफी ज्यादा। जब फौज ने हुकूमत ले ली तो देन वो मुदाखलत नहीं कर सका, उसको रोक दिया गया, उसके फ्लो को। मार्शल लगा गया जी। तो नेक्स्ट वो जो पानी का मसला बना था उसको उन्होंने 1960 में सॉल्व किया। तो उनके साथ एक वादा हुआ अभी 3 दरिया आपके और 3 हमारे हैं, वो वाला, जिसके फीचर्स के खुसूसियात इस दहाई की। ठीक है, ये भी उसके फीचर्स भी हुआ है। हमारे पास वाटर एंड पावर इन्वेस्टमेंट, मीन के हमारे पास बिजली के घर बनाए गए जो पानी से चलने वाली बनाई गई। और इसी के दौरान हमारे पास 1965 की एक जंग भी हो गई इंडिया के साथ। उसमें हमारे पास इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टेंशंस ग्रू बिटवीन द टू विंग्स। ठीक है, तो उसमें जो टेंशंस होती है, हमारे पास जब जंग होती है तो हमारा मुल्क पीछे चला गया, हमारी लड़ाई हुई उनसे, तो हमारे लिए वो टेंशंस बनी। क्योंकि हम स्टार्टिंग फेज पे खड़े थे, थोड़ी सी हमने तरक्की की थी, हमारी जंग हो गई, हम दोबारा से पीछे की तरफ हो गए, तो वो एक टेंशन इंक्रीज हो गई हमारे लिए। देन नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि हमने इसमें पॉलिसी सक्सेस की थी। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स में हमने इन्वेस्टमेंट में जो लोग करते हैं किस चीज में वो इंक्रीज हुई। सर इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स क्या है? सोशल रिफॉर्म ये सोशल लोग जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर लोग
इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हमारे मुल्क तरक्की कर रहा होता है, वो कैसे ग्रो हुआ हम उसको देखेंगे। मतलब सर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की जिससे मतलब कि मुल्क ने तरक्की करना शुरू की। जी जी सही है। काफी इंटेलिजेंट है, आपको काफी कुछ पता है। सर इंग्लिश में हो जाओ तब बात है। हाँ जी सर इंग्लिश में हो जाओ तब बात है। हो जाएंगे आप। और जो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन एग्रीकल्चर, इनके हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई। पहले वो थे बैल से किसान हल चलाते होते थे, फिर हम थोड़ा सा अमीर हो गए, हमने बाहर से ट्रैक्टर इंपोर्ट कर लिए। सर बाहर से क्या? ट्रैक्टर्स नहीं होते जिनके साथ हल चलाते हैं, पहले किसान बैल के साथ हल चलाते थे, फिर हमने दूसरे मार्केट से ट्रैक्टर इंपोर्ट किए, हम अमीर हो गए थे ना, फिर हमने उसके साथ खेती बाड़ी करना शुरू की, हमारी 5% इंक्रीज हो गया। जी सर आप मशीनें इस्तेमाल करते हैं। जी देन कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हमारे पास हम अमीर हो गए, फिर जी वो हम फैसले करने लगे कि अब हम जो हमारे पास इतने पैसे आ रहे हैं हम इसका क्या करें। तो क्योंकि मार्शल का हुआ था, तो जो मार्शल जब लगता है, जो प्राइसेस मार्शल के स्टार्ट में हो, जब तक मार्शल एंड नहीं होता वो प्राइसेस सेम रहती हैं हर चीज की। प्राइसेस की स्टेबिलिटी रही, मुल्क की तरक्की की, तो हर बंदे के हालात अच्छे हो गए। सर ये पॉइंट बार रिपीट करते हैं, ये प्राइसेस के लॉस इनके अभी हमारी देखें ना चीजें हैं जो हम लेने जाते हैं बाजार, आजकल के दौर में देखें तो हम आज चीज देखते हैं 100 रुपए की, कल लेके जाएंगे 110 रुपए की हो जाएगी। जी हो रहा है आजकल। जी जो चीज आज 10 रुपए की है वो आज से 10 साल बाद, जब तक हमारा मार्शल लगा हुआ है, हमारी फौज की हुकूमत है, वो तब भी 10 रुपए की ही होगी। जी जी ये होती है प्राइस स्टेबिलिटी। ओके अब हम वो जो मैंने आपको बताया था रीजनल डिस्पैरिटीज, वो देखिए कि मुल्क में इंडस्ट्रीज कहाँ पे लगाई जा सकती हैं और एग्रीकल्चर के लिए कौन सा एरिया ठीक है। इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में सेंट्रल पंजाब, जिसमें आपका जंग, फैसलाबाद, साहिवाल ये वाला एरिया आता है, वो है सेंट्रल पंजाब। ज़राअत के लिहाज से सेंट्रल पंजाब एक बेस्ट एरिया है, और इंडस्ट्री के लिहाज से कराची। अपने लिए सोचा कि हम अपनी इंडस्ट्रीज कहाँ लगाए रखें। जी 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 फीलिंग ऑफ ईस्ट पाकिस्तान ऑफ यूटर नेग्लेक्ट। देन जो आजकल बांग्लादेश है वो भी हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था, उसको कहते हैं कि मशरकी पाकिस्तान। वो हमसे 1971 में अलग हुआ जी, लेकिन अभी वो हमारे साथ था। अभी हम 68 तक की बात करें तो वो हमारे साथ था। तो वहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्री ज्यादा थी तो डिमांड फॉर फुल इकोनॉमी था, तो वहाँ पे डिमांड ज्यादा थी इंडस्ट्रियल एरिया की। वहाँ पॉलिसी में ये चीज फेलियर होगी जी। इनकम इक्वालिटी ठीक है। जो हमारी इनकम थी उसकी क्वालिटीज कैसे आ रही थी। मतलब जो हमारे पास पैसे तो काफी सारे आ गए, लेकिन हमने हमारे पास कोई प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग नहीं थी कि हमने उसको यूज किधर करना है। ठीक है, तो हमने उसको अयाशी करनी शुरू कर दी। जब पाकिस्तान बना तो डिवाइड इस तरह से हुआ कि सिर्फ चंद एक लोग हैं जो कि जिनके बिलियनर थे हमारे मुल्क, सिर्फ 20 से 25 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि हमारे मुल्क में बिलियनर्स हैं।
तो हमारी जो जितनी भी इनकम थी ना वो सारी उनके पास थी, सारी उनकी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे कौन होगा वो आपके सामने, आपको ही पता होगा, आप भी अगर न्यूज सुनते हैं तो। इसकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान हुआ। इनके इंडस्ट्रीज तो चलती थी, पैसा कमाती थी, लेकिन वो सिर्फ चंद के लोगों तक रहेगा क्योंकि वो उनका पैसा था, वो किसी और को देते ही नहीं थे। देन जो हमारी वो थी इंडस्ट्रीज, ओके कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर में कि हमने इकोनॉमिक पावर के ऊपर कंसंट्रेट किया कि हमारी इकोनॉमिक पावर इंक्रीज होगी। लेकिन जब हमने देखा हमारा फेलियर क्या था कि फ्यू फैमिलीज रिक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द नेशनल वेल्थ, कि सिर्फ चंद एक खानदान थे जो हमारी इकोनॉमिक खजाने का ज्यादा सारा हिस्सा ले रहे थे। दैट इज अ प्रीपोजिशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड पॉलिसीज। हमारे पास इंडस्ट्रीज की और ज्यादा की कुछ वो पहले से बनी हुई पॉलिसीज नहीं थी। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पॉलिसियां बनाई थी लेकिन फेल हो गई ना। अभी हम पॉलिसियां फेल की हम उनकी रीजन देख रहे हैं ना। नंबर 1 पे हमारे पास इनकम इनइक्वालिटी थी, नंबर 2 पे इंडस्ट्रियल की और ट्रेड की हमारे पास पॉलिसियां वो फेल हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल इनइक्वालिटी एज सोशल सेक्टर वाज नेग्लेक्टेड। जो फंक्शनल काम करने वाली चीजें थी उनको निगलेक्ट किया गया, जिसमें हमारे पास सोशल सेक्टर आते हैं जो कि अवामी खिदमत कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, वो भी इनइक्वल हो गया ना। अभी देखो जो अमीर लोग हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ने, हमारे गरीब लोग हैं वो हमारे धक्का खाते फिरते कभी किधर कभी किधर। हेल्थ का भी ऐसे है, जो अच्छे लोग हैं वो जी अमेरिका जा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, जो हम लोग हैं ये में जाते हैं, यहाँ पे मेडिसिन ही नहीं मिलती। बिल्कुल, प्राइवेट वाले फिर वो अपने पैसे कमा रहे हैं। लिटिल इंक्रीज इन रियल वेज, जो वो रियल में वेजेस यूज हो रही थी उसके अंदर वो लिटिल इजाफा हो गया थोड़ा बहुत। हम इनको वो कर लेते हैं। एग्जामिनेशन में गूगल से पूछेंगे तो गूगल क्यों हम बताएगा कि नहीं। But when real wages refer to the wages that have been adjusted for inflation, हम इसको उर्दू में कर लेते हैं। जी किसको? नहीं ये भी आ जाएगा। देखिए ये छोड़ दिया उसने। आचार्य मैं गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करवा लूं। हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। आप चैट जीपीटी यूज करते हैं?
जी सर चैट जीपीटी ना किया करें, क्या फायदा इसका। जो थोड़ा बहुत माइंड आता है बच्चों को वो भी खत्म कर रहा है ये। सर मुझे तो बहुत हेल्प मिलती है, मैं 7 एसईओ का कोर्स कर रही हूँ। किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं आप? एसईओ का सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन। एसईओ का? जी। तो आपने फिर वही ब्रांच में वही चीज़ करने लिया, आपने फिर बीबीए में एडमिशन ले लिया। सर की मैंने शेयर मार्केटिंग किया तो मुझे कहीं भी जॉब ही नहीं मिली। ओहो, तो आपने सॉफ्टवेयर का करना था ना, तो उसमें आप जॉब मिल जाती है, फिर कंप्यूटर का करते तो। रियल वेजेस हमारे पास होता है हकीकी उजरत। हकीकी उजरत किस बात से वो उजरत है जो महंगाई के लिए एडजस्ट की गई है, या मुसावी तौर पर सामान और खिदमत की रकम के लिहाज से उजरत जो खरीदी जाती है। हाँ जी, आपकी आवाज कट हो गया। सर मैंने नहीं बताया वीडियो में, जो आपने अभी मतलब पहले लेक्चर लिए होंगे ना, वो मैंने बताया था भी कोई चीज माइंड से निकल भी जाती है। जी बाकी जो चीज आपको जहाँ से कंफ्यूजन आ रहा है उसको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए बात ना कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। मैंने एक्सप्लेन करते दिया आपको कि जो हमारी रियल वेजेस होती है हकीकी उजरत, जैसे कि इनके हमें अगर ना जो पैसे बनते हैं वो उसके जो हमारे पैसे आ रहे हैं उसके मुकाबले में हमने जिद में कोई ना कोई चीज पीछे रखी होती है गिरवी। पहले जब पैसे चले थे स्टॉक में तो तब आपको लगा कि वो सोने के सिक्के होते थे, तो अब इन्होंने कहा कि हम हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतना सोना नहीं है कि हम उसकी अभी भी अशरफियां बना सकें। तो इन्होंने ना जितने में इनके पैसे बनाने होते हैं उसके पीछे उतनी मालियत का सोना रख देते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, वो बता रहे हैं वो। जी देन हम अगर असेसमेंट को देखें तो हमारी को हमने कमिटमेंट टू डेवलपमेंट, हमने डेवलपमेंट के लिए जो कमिटमेंट की थी वो हुई कहाँ पे 1965 की जंग में। हमने 1958 से लेकर 1965 तक जितने पैसे कमाए थे वो 1965 की जंग में बेचारे चले गए। जी सही। उसमें हमारे पास फॉरेन एड भी आई, बाहर वाले मुल्कों से हमें मदद मिली, डिफेंस स्पेंडिंग में चले गए, अपने आप की हिफाजत में चले गए इन्वेस्टमेंट में उसके अंदर। और जो हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी थी वो डिस्पैरिटी हो गई, जितना हमने तरक्की की थी ना, हमने 5 साल में जितने पैसे कमाए थे वो सारे जाल का बेड़ा गर्क हो गया। तो इससे हमने क्या देखा कि हमें लड़ाई नहीं करनी कभी किसी से। तो एंड वी हैव एक्सेप्शनली सक्सेसफुल पीरियड ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट। अगर हम इस जो हमारा 1958 से 1968 तक की दहाई थी, अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो हमने इसके अंदर बहुत ज्यादा तरक्की की, क्योंकि तो 1965 के अंदर हमारी जंग हो गई तो वो हमारे पैसे वहाँ पे चले गए। अगर हम ओवरऑल देखें हर चीज में तो हमने बहुत ज्यादा तरक्की की थी। जंग की वजह से वो सारी चीजें हमारे से चली गई। देखिए अब हम दूसरे स्टेप पर पहुंच गए हैं। आपके 2 लेक्चर्स कवर हो गए। ये जो मॉड्यूल था ना आपका, ये देखिए ये है, तो इसके अंदर हमने 2 कवर कर दिए हैं। टोटल हमारे पास हो गए कितने हैं? 7 है। 2 कवर कर दिए। तो आप मुझे बताएं कि अभी आप और पढ़ सकते हैं या फिर बस करूं? ओके श्योर। थोड़ा जल्दी आएगा, 7:30 पर आ जाइएगा। 7:30 से हम
9 बजे तक पढ़ेंगे, 1 घंटा हमारे पास होगा तो उसमें हम 3-4 मॉड्यूल कवर कर लेंगे। आपको मिड आने वाले होंगे ना, तब तक आप प्रोफेसर आपको जितना आपका मिड में होगा वो हम कवर कर लें। और जो मैंने आपको पढ़ाया कल, इसमें से क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। ओके सर, कर दीजिएगा। आपने नोट्स दिए किए? मैंने आपसे कहा था कागज पेंसिल लेके आइएगा। मैं वो आपकी दोबारा रिकॉर्डिंग सुनूंगा ना तो फिर नोट करूंगी सर, क्योंकि फिर वो लिखने की तरफ ध्यान हो जाता है, हमारा सुनने की तरफ ध्यान नहीं होता। ओके।